अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हमने जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ना है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो कि आखिर में करा दूंगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं। देखें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है कि डेंसर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में ही रहे, यानी अगर ऐसे लाइट आ रही है तो लगकर वापस ऐसे आ जाए, यानी बाहर की तरफ ना जाए, रिफ्रैक्शन ना हो, सिर्फ रिफ्लेक्शन हो। अब इसके लिए कुछ खास कंडीशनें हैं। अब उस कंडीशनों को हमें समझना होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको जो है वो डेरिवेशन, यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो तो इजीली समझा दूंगा और आप शायद कुछ ना कुछ समझ भी जाएं, लेकिन कभी भी आपका जो पूरा उसके ऊपर व्यू है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ख़ास तरह का जो है वो रिफ्लेक्शन होता है जिसको हमें एंगल से और हर डायग्राम बनाकर समझना होगा। तो यहाँ पर हम क्रिटिकल एंगल को भी पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। इफ़ अ रे पास फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, यानी डेंस मीडियम टू अ रेयर मीडियम, यानी जब भी लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए। अब डेंसर मीडियम क्या? फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है और ये एयर है। तो वाटर की डेंसिटी आपको पता है ज़्यादा होगी, एयर की डेंसिटी जो है वो आपके पास कम आ रही होगी। तो एयर हमारे पास क्या हो गया? रेयर मीडियम। और वाटर क्या हो गया? हमारे पास एक डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास वाटर जो है वो क्या हो गया? डेंस मीडियम। एयर जो हो गई वो रेयर मीडियम हो गई। अब अगर क्रिटिकल एंगल हमारे पास जो है वो छोटा होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है हमारे पास अगर ज़्यादा होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर हमारे पास ग्रेटर होगा और क्रिटिकल एंगल हमारे पास ज़्यादा होगा, तो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही रहेगी, यानी रेयर मीडियम से टकराकर डेंसर मीडियम में दोबारा आ जाएगी। तो इसको कहते हैं हम क्या? इसको कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपका ये सवाल होगा कि ये क्रिटिकल एंगल क्या है, तो इसको जो है अब मैं मज़ीद फर्दर जो है वो डिफाइन करता हूँ कि आपके पास क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो सबसे पहली जो डायग्राम बनी हुई है वो डायग्राम देख लीजिए, वो यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। देखो भाई, क्रिटिकल एंगल एक ख़ास किस्म का एंगल होता है। ये आपके पास जो है वो इस तरह की एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है डोरेमोन की पॉकेट की तरह से, ठीक है। ये एक रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम फॉर एग्जाम्पल इसको ग्लास ले लो या कोई भी आप जो है वो ऐसा मीडियम। ये एक डेंसर मीडियम है, डेंस मीडियम है। डेंस मीडियम यानी इसको आप जो है वो कोई ग्लास ले लो या कोई वाटर से भरा हुआ जो है वो एक टप ले लो, ठीक है। अच्छा, अब क्रिटिकल एंगल, सबसे पहले तो मैं इससे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि नॉर्मल से आप क्या करोगे? एंगल को पता करोगे। तो मैंने इससे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब ये लाइट जो है यहां से टकराई, ठीक है। टकरा कर क्या हुआ? टकरा कर ये जो है हमारे पास अवे चली गई नॉर्मल से, ठीक है। नॉर्मल से यानी बैंड हो गई। अब देखो ये बैंड हो क्यों रही है, इसको समझो। ये बैंड हो गई क्यों? क्योंकि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो आपके पास लेस था क्रिटिकल एंगल से। भाई देखो, क्रिटिकल एंगल एक खास एंगल होता है। अगर जो के इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा तो आपकी लाइट जो है, यानी जो आपकी रिफ्लेक्शन है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी नॉर्मल के, ठीक है। ये खास एंगल होता है। अब ये मुख्तलिफ चीज़ों का अलग अलग होता है, यानी ग्लास का ये अलग होता है ये एंगल, और इसी तरह से अगर वाटर का लेंगे तो ये अलग होता है। ये एक मेजरमेंट का एक समझ लो एक चीज़ फिक्स कर ली हमने कि अगर ये इस एंगल पे आपकी लाइट इंसिडेंट करेगी ना, तो फिर आपका जो रिफ्लेक्शन वाली रे है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी नॉर्मल के। अब रिफ्लेक्शन वाली रे कौन सी है? ये वाली रे जो है वो रिफ्लेक्शन वाली है, ठीक है। ये रे ऑफ रिफ्लेक्शन है आपके पास, ठीक है। रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये रे ऑफ रिफ्रैक्शन है आपके पास। ये आपसे अगर कोई पूछे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो यहीं पर क्रिटिकल एंगल भी बन रहा होता है। क्रिटिकल एंगल भी यहीं पर बन रहा होता है, ये कोई और चीज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल एंगल आपके पास ये है, थोड़ा सा आगे। अगर ये लाइन इंसिडेंट लाइन क्रिटिकल एंगल वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी ना, तो फिर आपके पास क्या होगा? वो कंडीशन में यहाँ बनाता हूँ। अब देखो, ये तो वो कंडीशन थी जिसमें आपके पास इंसिडेंट एंगल कम आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो एंगल ऑफ क्रिटिकल था वो ज़्यादा था, ठीक है। एंगल ऑफ क्रिटिकल आप समझ लो आपके पास जो था वो 30 था, 60 ले लो, चलो 60 था। और इंसिडेंट वाला जो एंगल है वो आपके पास जो है वो 45 था, ठीक है। तो क्या हुआ? आपके पास लाइट जो है वो बैंड हो गई।
अच्छा, मैंने ये बात बताई थी कि जब भी आपके पास रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे चली जाती है नॉर्मल के। नॉर्मल, ये जो लाइन हमने बनाई है इसे नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन मैंने बनाई है परपेंडिकुलरली इस सरफेस के, इसे आप क्या कहते हो, नॉर्मल कहते हो। तो थोड़ा सा और बेहतर करके इस डायग्राम को बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल आप देख रहे हो। देखो क्रिटिकल एंगल, ये याद रखना कि क्रिटिकल एंगल हर चीज़ का अलग अलग होता है। तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल अलग है। आपके पास एक चार्ट गिवन था हमारे पास टॉपिक 13.3 में, जिसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ों के क्रिटिकल एंगल दिए हुए थे। तो वहाँ पर मैंने क्रिटिकल एंगल ये कहा था कि अगले टॉपिक में आ रहा है उसमें डिटेल में समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर यही चीज़ डिटेल में समझ रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब ये वही चीज़ है, ग्लास, वही ग्लास है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब आपके पास वही नॉर्मल है, एन से डिनोट कर रहा हूँ नॉर्मल को, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो क्रिटिकल एंगल है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट के, यानी क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है, यानी I = C है। यानी जहां पर आपकी क्रिटिकल एंगल की लाइन बन रही है वहीं पर आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंट की लाइन बन रही है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपकी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा या रे ऑफ रिफ्रैक्शन होगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही होगी किसके, नॉर्मल के। देखो ये परपेंडिकुलर आ रही है नॉर्मल के। क्यों परपेंडिकुलर आ रही है, उसकी वजह ये है, ये आपका R है। और R क्या है आपके पास, R आपके पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यहीं लिख देता हूँ। R क्या होता है आपके पास, ANGLE, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सिचुएशन हुई, तो इसको क्या कहते हैं आप, इसको कहते हैं आप क्रिटिकल एंगल, ठीक है। C कह लो, C। अब यहाँ मैं C बना रहा हूँ, आप चाहे तो और लिखकर I भी बना सकते हो, C और I दोनों बना सकते हो। अब ये तो कंडीशनें हो गई आपके पास वो जिसमें आपके पास क्रिटिकल एंगल या तो बड़ा आ रहा था या तो क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर आ रहा था। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल जो है वो छोटा आएगा इंसिडेंट एंगल से, तो उस सिचुएशन में आपके पास होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गई आपके पास वही दोबारा चीज़। अब दोबारा मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दी जिसे मैं N से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल, ये आपके पास आ गई इंसिडेंट लाइट और ये आ गई आपके पास क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब आपके पास जो C है वो लेस आ रहा है I से। देखो I ज़्यादा आ रहा है ना, I की वैल्यू आपके पास ज़्यादा आ रही है, ये I है। आई होप क्लियरली विजिबल होगा। तो बहुत बेहतर करके डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखो क्रिटिकल एंगल क्या आ रहा है, छोटा। मैं बोलूँ एंगल किसका बड़ा है, I का या C का, तो आप बोलोगे C का एंगल छोटा, I का बड़ा है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगी कि लाइट यहाँ से टकरा कर यहाँ पर वापस आ जाएगी, यानी ये होगी आपके पास रिफ्लेक्शन। इसको भी मैं R से, या चलो कैपिटल R से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये कैपिटल R मैंने किस लिए इस्तेमाल किया है तो देख लेते हैं। बुक में भी कैपिटल R, बुक में यहाँ भी R ही लिया है इन्होंने, स्मॉल R ही लिया है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ R प्राइम। R प्राइम जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और R जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ANGLE, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क होता है। तो अब आपके पास क्या कंडीशन थी कि I जो है वो ग्रेटर था C से। जब I जो है वो ग्रेटर हो C से और आपके पास जो है वो दो मीडियम हो, रेयर और डेंसर, तो जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही रहे तो इसको बोलते हो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से। आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, और आपके पास दो मीडियम होना चाहिए, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से लाइट जाए और वापस डेंसर मीडियम में ही आ जाए तो इसको आप कहते हो जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसमें इंसिडेंट एंगल ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। ये थी डायग्राम, इसको अच्छी तरीके से मैंने ड्रॉ किया, इसको लिख लो। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ आ रे पास फ्रॉम अ डेंस मीडियम। देखो डेंस मीडियम ये रहा, ये डेंस है, ये ऊपर एयर मौजूद है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही डिनोट कर दी थी, एयर यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। ये एयर है
और ये वाटर ले लो या कोई भी आप जो है वो ग्लास ले लो, ये आपके पास मर्जी है। तो यहाँ पर क्या हुआ था हमारे पास, यहाँ हुआ था हमारे पास रिफ्रैक्शन, यहाँ हुआ था हमारे पास रिफ्रैक्शन क्यों हुआ हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल एंगल जो है वो, हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल था वो कम था और क्रिटिकल एंगल जो था हमारे पास वो ज़्यादा था। तो जब क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो, इंसिडेंट एंगल कम हो, तो होता है रिफ्रैक्शन। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, आप अक्सर यहीं पर आके बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर आपके पास इंसिडेंट एंगल कम हो, क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो, तो होता है आपके पास रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो क्रिटिकल एंगल और आपके पास इंसिडेंट एंगल दोनों बराबर हो, तो उसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, यानी उस केस को ही क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, क्रिटिकल, ठीक है, एंगल, ANGLE एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अगर आपके पास इंसिडेंट एंगल ज्यादा हो क्रिटिकल एंगल से, तो फिर आपके पास होती है टोटल, TOTL, टोटल इंटरनल, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये चार चीज़ें, हाँ, तीन चीज़ें जो है मैंने यहाँ डिटेल में मेंशन करी है आपके लिए। अब इन तीनों चीज़ों को आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया हूँ, तो आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से, ताकि ये आपको हमेशा याद रहे कि क्या थी आपके पास रे ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पर इसको कहोगे रे ऑफ रिफ्रैक्शन और इसका एंगल यहाँ बनाओगे नॉर्मल से R, ठीक है, नॉर्मल से R, और यहाँ पर इसे आप कहोगे क्रिटिकल एंगल, यानी आपके पास जो रिफ्लेक्शन थी वो 90 पर हुई है, रिफ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पर आप जो है वो इसको R कहोगे रे ऑफ लाइट, ये आपको कहलाएगी इंसिडेंट रे, और जो टकरा कर आ रही है वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो आपके पास कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे या रे ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया कि जब आपके पास क्रिटिकल एंगल छोटा हो, इंसिडेंट एंगल ज़्यादा हो और डेंसर मीडियम से चीज़ डेंसर मीडियम में ही रहे, रेयर मीडियम में ना जा पाए, तो उस सिचुएशन को आप कहते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो, लाइट जो थी वो ग्लास में थी तो ग्लास में ही रही, या वाटर में थी तो वाटर में ही रही, वाटर से बाहर नहीं गई। अब ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा वर्डिंग में भी पढ़ देता हूँ। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है आपके पास, द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। यानी आपके पास जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इस तरह का आ जाए कि वो क्रिटिकल एंगल के बराबर आ रहा हो, जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट इस तरह का बने, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इस तरह का बन रहा है कि वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के बराबर ही आ रहा है, तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो क्रिटिकल एंगल। और उसमें आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होती है और नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है। देखो सरफेस, अगर देखो सरफेस जो बना हुआ है आपके पास, ये चीज़ आपके पास सरफेस है, तो सरफेस के क्या है, पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है, कॉन्साइड कर गई है सरफेस के, और नॉर्मल के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आपके पास कहलाता है क्रिटिकल एंगल केस। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन लिखी है, इफ अ रे पास फ्रॉम डेंस मीडियम टू अ रेयर मीडियम एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो यही बात कह रहा है कि अगर रे जो है वो पास हो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में, यानी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए और क्रिटिकल एंगल आपके पास छोटा हो, इंसिडेंट एंगल आपके पास बड़ा हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और रेयर मीडियम में जाने के बजाय डेंसर मीडियम में दोबारा आ जाती है, और आपके पास ये केस कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कोई भी लाइन बाहर नहीं जा सकी, अंदर की अंदर ही रह गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड के हवाले से, और काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं इस चीज़ के बगैर तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पेपर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड आता है, चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो या एप्टीट्यूड का टेस्ट हो, यानी MD के टेस्ट में। तो इन चीज़ों को याद रखना, इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब करते हैं न्यूमेरिकल, फिर कराता हूँ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस, और उसके बाद एक और हमारे पास जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर के क्वेश्चंस हम इससे प्रीवियस चैप्टर में कर चुके थे, लेकिन उसका टॉपिक यहाँ पर है, तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चंस तो करा दिए थे, लेकिन अब इसका टॉपिक मैं यहाँ पर आपको पढ़ा दूंगा। तो चलें यहाँ इसको रिमूव करते हैं और अब इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल देख लीजिए, न्यूमेरिकल में आपको क्या कहा जा रहा है,
न्यूमेरिकल जो है हमारा 5 है, इससे पहले हम 4 न्यूमेरिकल टॉपिक में कर चुके हैं। जिस टॉपिक में जो न्यूमेरिकल होता है उसी में करा देता हूँ, ठीक है। तो गिवन डेटा देख लीजिए, गिवन डेटा, और टू फाइंड क्या करना है यहाँ लिख देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की आपने क्या करना है, वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी इस तरह से करके लिख लो सी। सी मैंने बताया था क्रिटिकल एंगल होता है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वाटर का जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी एन से डिनोट होगा, वो दिया हुआ 1.33। अच्छा, अब आपको जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर वाटर रिफ्लेक्टेड एंगल एट, तो वाटर का जो रिफ्लेक्टेड एंगल आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो आपको आर से दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है आपको 90, ठीक है। 90 का एंगल आपको यहाँ पर इन्होंने गिवन किया हुआ है। तो अब इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब आपने पता क्या करना है, सी। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो भाई स्नेल लॉ यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होगा, जो कहता था आपको, क्या कहता था कि साइन इंसिडेंट जो है वो आपके पास बराबर होता है, साइन इंसिडेंट आपके पास बराबर होता है साइन रिफ्लेक्शन के, ठीक है, या रिफ्रैक्शन के, ठीक है। तो ये आपको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है केस 2 आपको अच्छी तरीके से याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास एंगल ऑफ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 का आ रहा है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास 90 का आ रहा है, तो इंसिडेंट एंगल बराबर आ रहा होगा क्रिटिकल एंगल के, ठीक है। इंसिडेंट एंगल अगर बराबर आ रहा होगा क्रिटिकल एंगल के, तो ही आपके पास जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का आएगा। केस 2 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उसको फिर देख लेना अगर ये बात समझ नहीं आ रही। केस 2 पढ़ा है ना क्रिटिकल एंगल, कि अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर आया है क्रिटिकल एंगल के, तो फिर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का आएगा अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर ऑफ नॉर्मल। तो इसी तरह से यहाँ पर तो आपके पास ये जो आई है ये किसके बराबर है, एंगल सी के। तो इसको यहाँ पर आप लिख दीजिए सी, यहाँ पर जो है इसको मेंशन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर इसकी जगह पर सी लिख दीजिए, यहाँ इसकी जगह पर हमने लिख दिया सी, और ये आ गया हमारे पास आर। तो ये आपके पास जो है इसका स्नेल लॉ का जो है आपके पास क्या बन रहा था, स्नेल लॉ का आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा था। तो अब इसको जो है वो आगे करते हैं। अच्छा, तो इस फॉर्मूले की मदद से अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा, गलत आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी लाइट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन लाइट इंटर इन रेयर मीडियम रेयर फ्रॉम डेंसर, यानी जब भी लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो आपके पास ये फॉर्मूला जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। जब भी लाइट जो है वो रेयर मीडियम से, ठीक है, इन रेयर मीडियम से फ्रॉम डेंसर मीडियम में आती है, यानी फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है। इसको उलट कर लीजिए कि जब भी लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो ये फॉर्मूला उलट हो जाता है। हाँ, अगर रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही होती तो फिर मसला नहीं था, लेकिन अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो इस फॉर्मूले को आपको उलट करना पड़ जाता है। इस फॉर्मूले को फिर उलट कर दीजिए, ठीक है। केस क्या है कि डेंसर से, केस हमारे पास क्या है, डेंसर से रेयर में आ रही है लाइट। ये याद रखिएगा, ये यहाँ पर इसका जो है वो एक लॉ है कि अगर लाइट जो है वो डेंसर से DEN डेंसर से रेयर में आ रही है तो ये लॉ उलट हो जाता है। ये किसके लिए है, ये है आपके पास रेयर से डेंसर के लिए, DENSCR डेंसर के लिए। लेकिन अगर डेंसर से रेयर में जाओगे तो इसको उलट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया R और ये हो गया आपके पास C। अच्छा, अब C को उधर ले जाओ, साइन C, ठीक है। इसकी भी इंक जो है वो ख़त्म हो गई है, इसकी भी इंक ख़त्म हो गई है, दूसरा मार्कर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया R और ये आपके पास हो गया N। अब आपको वैल्यूज़ तो गिवन है, ठीक है, वैल्यूज़ तो आपको गिवन है कि यहाँ आ गया आपके पास साइन C और वो कितना दिया हुआ है R की वैल्यू। अच्छा, याद रखना साइन 90 जो है वो आपके पास बराबर होता है 1 के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है 1.33 दिया हुआ है, ठीक है।
तो साइन 90 आपके पास किसके बराबर होता है, साइन 90 जो है वो आपके पास बराबर होता है 1 के। कैलकुलेटर से भी निकाल लेना या चाहे तो याद रख लेना। और अब आ गया 1.33, ठीक है। अब कैलकुलेटर की मदद से 1.33 को अगर सॉल्व कराओगे, तो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। तो 1/1.33 को जब आप डिवाइड कराओगे तो आपके पास आएगा साइन 0.751, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये आपने ट्रिग्नोमेट्री तो अभी तक पढ़ी नहीं है और ना ही 9 में पढ़ाई गई होगी, और पढ़ाई भी नहीं, 9 में चैप्टर ही नहीं था इसका कोई। तो अब ट्रिग्नोमेट्री आपको आखिरी चैप्टर में दी हुई है। तो यहाँ पर बस इतना समझ लो कि जब भी आप साइन को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हो तो वो इन्वर्स का हो जाता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सी अकेला हो जाएगा, सी आपके पास अकेला पड़ जाएगा, साइन इक्वल टू के उस तरफ जाने से इन्वर्स हो जाएगा। अब ये कैसे निकालते हैं मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ। देखो ये कैलकुलेटर आ रहा है आपके पास, ये कैलकुलेटर आ रहा है आपके पास, शिफ्ट दबाकर साइन का बटन दबाओ तो वो इस तरह से लिख कर आ जाएगा साइन इनवर्स। अब जो ये वैल्यू दी हुई है ये डाल दो, ठीक है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो भी सेम ही है, शिफ्ट दबाकर साइन दबाना, ये आपके पास आ जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल आपके पास कितना आ रहा है, 48.67 ये आपके पास है। तो इसे मैच कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो मुकम्मल आंसर है, ये आपका मुकम्मल इन डिटेल आंसर आ गया। इसको पीछे से मैच कर लेते हैं तो बिल्कुल हमारा सही आ रहा है। अच्छा यहाँ पर इनका जो है ना, इन्होंने 8 लिया है, 8। अब 8 इस तरह लिया है कि यहाँ पर इन्होंने राउंड ऑफ करके 2 कर दिया, तो यहाँ पर फिर इनका 8 आ गया, इस तरह हुआ ये, ठीक है। तो वो भी सही था जो मैंने लिखा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्रिटिकल एंगल आपके पास बराबर है एंगल ऑफ इंसिडेंट के, ये याद रखिएगा जब भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो सका, वरना आप ऐसे क्रिटिकल एंगल नहीं निकाल सकते थे। तो ये इसका आंसर था, इसको आप जो है वो कॉपी कर लो। मैं इसको रिमूव करता हूँ और अब आपको जो है वो ऑप्टिकल फाइबर समझा देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर इसको रिमूव करे बगैर भी समझ सकते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर समझ लेते हैं। देखो कहते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। देखो ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले होता क्या है, ये एक गिलास की वायर होती है, गिलास की एक वायर होती है जो कि एक मटेरियल के अंदर, जैसे कि आपने घरों में अपने वायर देखी है ना कि तार होता है, तार के अंदर लोहे के या कॉपर के तार जा रहे होते हैं, ठीक है, रेड कलर की उसके ऊपर कोटिंग करी हुई होती है इंसुलेटर की, और उसके अंदर वायर मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर भी होता है आपके पास कि ये एक आपके पास वायर होता है, ठीक है, इसके अंदर एक गिलास का वायर लगाया हुआ होता है, इसके अंदर एक गिलास का वायर लगाया हुआ होता है। अब उस गिलास के वायर में जब लाइट आती है तो वो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से आगे मूव करती है। अब डायग्राम देखो 13.3, समझ में आ जाएगी बात। अच्छा इसके जो अंदर वाला हिस्सा होता है जिससे लाइट गुजरती है उसे कहते हैं इनर कोर, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। और उसके बाहर जो एक चीज़ होती है उसे बोलते हैं आउटर क्लेडिंग, और उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है। अब क्यों कम होता है ये मैं भी बता देता हूँ, ताकि जब लाइट जो है वो गुजरे इनर कोर से तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो वो लाइट को ज़्यादा जो है वो तेज़ी से आगे गुजारेगी, ठीक है, उसकी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी और उसकी जो है वो रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब बाहर वाले जो मटेरियल उसमें लगाया हुआ है उसका जब आपके पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फिर जो बाहर वाले मटेरियल से टकरा कर लाइट दोबारा अंदर वाले मटेरियल में ही रहेगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कम होने की वजह से बाहर वाले मटेरियल का। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन का इसका काम है। अब कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको पता है टेली कम्युनिकेशन कहाँ का इस्तेमाल हो रहा होता है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज। अच्छा इसका साइज़ क्या होता है, जो इसके अंदर वायर लगी होती है कांच की, उसका साइज़ जो है वो हमारे बाल के बराबर होता है। जितना हमारा बाल का साइज़ होता है ना, किसी का मोटा बाल होता है या किसी का पतला, लेकिन एवरेज जो एक बाल होता है ना उसके साइज़ की वायर होती है इसके अंदर, ठीक है। आपके घर में जो वायर होती है उसमें तो कॉपर में बहुत बड़ी वायर लगी होती है, उसमें तो बाल का साइज़ नहीं होता, वो ज़्यादा बड़ी साइज़ की होती है। लेकिन इसका जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है या इसका जो साइज़ है वो आपके पास हेयर के साइज़ का होता है। हेयर कितना पतला सा होता है आपका, तो वो आप चेक करें पता चल जाएगा, धागे की तरह होता है बिल्कुल, क्योंकि आपको बोले ना बाल का साइज़ यानी धागा ही होगा एक तरह से। मेड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक और ग्लास, और ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से भी बना हुआ होता है, ग्लास से भी बना हुआ होता है, जो इसके अंदर वायर डला हुआ होता है। डेट ट्रांसमिट लाइट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और ये बहुत दूर तक लाइट को भेज देता है। एंड ऑप्टिकल फाइबर कंप्राइजेस 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स में बनता है, मैंने बताया। एक पार्ट इसके अंदर होता है इनर कोर और एक होता है आउटर क्लेडिंग, और उसके ऊपर जो है वो एक इंसुलेटर की मटेरियल लगाया जाता है ताकि वो लाइट जो है वो आपको बाहर ना आए, ठीक है।
अब यहाँ पे पढ़ देते हैं विद हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इनर कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई होता है, बाहर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है। बाहर वाले के कम होने की वजह से यहाँ देख रहे हैं आप लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो जिससे अगर तार बैंड भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है लाइट स्ट्रेट मूव करती है। अगर कोई चीज़ बैंड हो गई है तो फिर वो लाइट भी जो है वो उससे रिफ्लेक्ट करेगी, सीधा टकराएगी जाके। मतलब अगर तार सीधा है तो लाइट सीधी गुजर जाएगी, लेकिन अगर तार टेढ़ा हुआ है तो लाइट यूं टकरा कर तो यूं निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन रिफ्लेक्ट करके क्या होगा, वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, ठीक है, लाइट। तो इस तरह से इसको करा जाता है। तो ये इसका जो है वो इस्तेमाल है। बाकी आप इसको देख सकते हैं, मैंने इतना ही इसका जो है वो था बता दिया मैंने पूरा डिटेल में। अब इस क्या कर लेते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जल्दी से और उसको करते हैं कंप्लीट। अच्छा, स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर। तो इसकी जो है आपके पास क्या है, जो आपको कंडीशन बताई हुई है ना, इसका आंसर देख लें क्या है। इसका आंसर मैंने निकाल के रखा था, ठीक है। इसका आंसर है आपके पास, इसका आंसर है इफ अ रे पासेस फ्रॉम अ डेंस मीडियम टू अ रेयर मीडियम एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो जो मैंने पढ़ाया था वही चीज़ इसका आंसर है कि अगर क्रिटिकल एंगल जो है वो छोटा है, इंसिडेंट एंगल आपके पास ज़्यादा है, और दो मीडियम है, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और लाइट डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही रहती है, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये इसकी कंडीशंस हैं, ये दो इसकी कंडीशन है कि दो मीडियम्स होने चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल आपके पास कम होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास दो इसका हो गया। अच्छा, फिर कहते हैं कि वाई अ स्विमर अंडर वाटर कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट अबव। तो क्यों नहीं देख पाता एक स्विमर अंडर वाटर किसी भी चीज़ को जो कि सरफेस के ऊपर होती है। मतलब अगर आप पानी में कभी आपने तैरे हों तो आप अगर पानी में तैरते हुए ऊपर देखें तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि क्या चीज़ सरफेस के ऊपर है, बस सूरज नज़र आ रहा होता है, लेकिन और कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपका क्रिटिकल एंगल जो है ना, क्रिटिकल एंगल आपका कम आ रहा होता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल आपका जो है वो कम आ रहा होता है और इंसिडेंट एंगल आपका ज़्यादा आ रहा होता है, तो इसलिए आपको पानी के अंदर की चीज़ें तो नज़र आती हैं लेकिन बाहर की नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइट आँख से जो लाइट टकराती है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट करती है, बाहर नहीं जा रही होती, तो इससे ये काम हो रहा होता है। अब आखिरी जो है वो आपके पास ये है, व्हाट इज मीन क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल आपके पास ये होता है कि ये एक जो है वो तमाम चीज़ों का फिक्स होता है एंगल, ठीक है। हर चीज़ का अलग अलग क्रिटिकल एंगल आ रहा होता है और ये हमेशा जो है वो ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। और अगर क्रिटिकल एंगल को उस तरह डिफाइन करें जैसे कि हमने इसमें डिफाइन किया है, तो क्रिटिकल एंगल आपके पास ये होता है, लाइट जो है वो बंद हो गई है, इसको देख लीजिए कि क्रिटिकल एंगल आपके पास जो है वो ये होता है कि आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल आपके पास ये बनेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर आ रहा है, तो आपके पास जो है वो रिफ्लेक्शन जो होगी उसका एंगल 90 बन रहा होगा। तो ये इसका जो है वो प्रॉपर था आपके पास। मैं लाइट को जो है वो कोशिश करता हूँ सही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका आपके पास था क्रिटिकल एंगल, जो मैंने पीछे लिखा हुआ था ना, ये बिल्कुल वही चीज़ डिफाइन मैं पीछे कर चुका हूँ। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आया होगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिटेल में गाइड कर दूंगा और आगे आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह और डिटेल में इन चीज़ों को भी फिर डिफाइन कर दूंगा अगर कहीं प्रॉब्लम रह गई हो आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।